Good morning class. In previous class we begins chapter 15, that is economic development and planning, and I told you about the economic planning and development, and I told you about the concept of development, national per capita income and economic planning. Now today I am going to discuss about developed and developing countries. Now first of all, do you know the difference between developed and developing countries? If you know, then if you don't know, then I will tell you. Developed countries are those countries where the citizen easily fulfill their needs. डेवलप कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे सिटीज़न अपनी नीड्स को पूरा कर लेता है, ईज़िली फुलफ़िल कर लेता है. वहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्या होती है, अंडर कंट्रोल होती है. ना वहाँ पे ज़्यादा गरीब होते हैं, ना ज़्यादा बेरोज़गार होते हैं. जैसे कि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या है, हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं. यहाँ पे डेवलपमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सब अंडर कंट्रोल में है. On the contrary, there are also such countries where citizens do not get sufficient food, clothing is also in limited quantity. मतलब इसके दूसरे देखा जाए, इसका अपोजिट देखा जाए तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बेसिक नीड्स भी इंसान की फुलफ़िल नहीं होती है और तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होता. तो ये होती है डेवलपिंग कंट्रीज़. लाइक इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है में से एक है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, इलिटरेसी मतलब जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं. वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं. जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है, हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं. ये पुअर बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं हमारी. तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है बहुत सर्वाइव करना. अभी भी यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है इस कंट्री. अब ये वाले जो बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये जो चार्ट है, इससे हमें पता चलेगा कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या अंतर है. जैसे फर्स्ट बेसिस ऑफ पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर. तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं होती, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं. सेकंड है नेचुरल रिसोर्सेज पर कैपिटा इनकम. और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचर से मिलता है. तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इसका फुली यूटिलाइज़ करती हैं, पूरा यूज़ करती हैं ताकि इनको प्रॉफिट हो. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, इसलिए वो अब इस स्टेज पे होती हैं. अब ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलप कंट्रीज़ इज़ मोर. पर कैपिटा इनकम हमेशा डेवलप कंट्रीज़ की ज़्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ की लेस होती है. यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ का हाई होता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का लो होता है. नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी. तो बेरोज़गारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम होती है, इसलिए वो डेवलप्ड होती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं. नेक्स्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का फुली यूज़ करती हैं डेवलप कंट्रीज़, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ इतना यूज़ नहीं करती. नेक्स्ट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट और डेथ रेट डेवलप कंट्रीज़ का लो रहता है, बर्थ रेट और डेथ रेट, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे रहते हैं तो उनको समझ रहती है बर्थ एंड डेथ के कॉसेस की, फ्यूचर की, तो इसलिए वहाँ पे लो रहता है. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली हाई रहता है डेवलप कंट्री से. रूरल पॉपुलेशन डेवलप कंट्रीज़ में लेस रहती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोर रहती है. नेक्स्ट टेक्निकल एजुकेशन. जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो प्रेफर करते हैं टेक्निकल एजुकेशन मोर दैन डेवलपिंग कंट्रीज़ से. लिटरेसी मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट ज़्यादा होते हैं
और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं डेवलप कंट्री से। Now take out next page, that is 263. The World Bank in the development report of 2006 has used the measure of per capita income. It means कि जो वर्ल्ड बैंक थी उसने डिफरेंस बिटवीन बताया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, कि डेवलप कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम कितना है और डेवलपिंग का कितना है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो 4,53,000 और उससे भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम था वो डेवलप कंट्रीज़ का था। ऑन द अदर हैंड 37,000 और लेस देन डेवलपिंग कंट्रीज़ था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। यहाँ पे लैक्स में बात होती है डेवलप कंट्रीज़ में, ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में थाउजेंड्स में बात हो रही है। As among different countries of the world, some are fully developed while other are undeveloped. हम कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ स्टेट्स या कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फुली डेवलप्ड हैं, लाइक अमेरिका, जापान, ये फुली डेवलप्ड हैं, और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ये अंडर डेवलप में आ सकते हैं। In the same manner, a country is made up of different states together, in which some states are developed while the others are developing. If we look at on the basis of per capita income, measure of economic development, then we find that on the basis per capita income measure of economic development, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा डेवलप कंट्रीज़ हैं उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ से। सिंपल सी बात है। वी कैन क्लासीफाई 15 बिग स्टेट्स इनटू क्लासेस ऑन द ग्राउंड ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करा गया है, जिसमें से डेवलपिंग स्टेट्स क्या हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड डेवलप्ड स्टेट, ये डेवलप में आते हैं। वाइल मध्य प्रदेश, आसाम, ये सब क्या है? हमारे अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग स्टेट भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जिससे हमें पता चलेगा डेवलप और डेवलपिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट वाइज लिखा है। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 32,000 समथिंग, महाराष्ट्र का 30, तो ऐसे ये लोअर में होता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये इनका पर कैपिटा इनकम लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग? नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? एज इट नेम सजेस्ट कि किसी भी चीज़ को प्लान करना, पर इसका नाम क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे अर्थव्यवस्था की प्लान करना कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड टू ऑब्टेन सम क्लियर एंड डिफाइंड एम्स इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। थस इट कैन बी थिंग्स एसेंशियल इन इकोनॉमिक प्रोसेस। इसमें इसका मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे हमारे कितने सीजन्स होते हैं? 4 सीज़न, मेनली 3 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, मानसून। तो हमारे समर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग होते हैं, विंटर के अलग होते हैं और रेनी सीज़न के अलग होते हैं। तो हम उस स्पेसिफाइड पीरियड में उनका कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, ये मेनली ये होता है। फर्स्ट, प्री डिसाइडेड एम्स विच हैव टू बी अकम्प्लिश्ड। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी हमें कुछ प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें क्या करते हैं? प्री प्लान करते हैं कि हमें अब ये करना है, ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने स्कूल का देख लो। स्कूल में सबसे पहले आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, देन सेकेंड यूनिट टेस्ट, फिर सेकेंड टर्म एग्ज़ाम, देन थर्ड यूनिट टेस्ट एंड थर्ड टर्म एग्ज़ाम। तो ये क्या होते हैं? प्री प्लान्ड होते हैं। या जब आप लोग स्कूल नहीं आते हैं, अप्रैल
में, तब ये प्री प्लानिंग की जाती है कि कैसा हमारा शेड्यूल चलेगा पूरे ईयर में, कैसे डिस्क्रिप्शन, ये सब एक फ्लो चार्ट में बनाया जाता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द प्री डिटरमाइंड एम्स। वैसे ही मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया। अब स्कूल में कई तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, फॉर चॉक, ब्लैक बोर्ड, तो मार्कर, आपके स्कूल में तो मार्कर यूज़ किया जाता है बोर्ड पे। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने मार्कर्स अभी बचे हैं और क्या कमी होगी, हम पहले प्री डिटरमाइंड प्लान करते हैं और फिर जितनी नीड होती है हम उस अकॉर्डिंग हम बायर से शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ विल इकोनॉमिक रिसोर्सेज बी यूटिलाइज फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्ट्री ऑफ द सोसाइटी। ये तो आपके स्कूल का एग्ज़ाम्पल था। अब इकोनॉमी में कैसे प्लान होता है, पहले गवर्नमेंट देखती है कि हमारे पास कितना रिसोर्सेस है और किसकी कमी है। जिसकी कमी होती है वो अरेंज करती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू, जो हमारे पास ज़्यादा होता है। जैसे इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट यहाँ पे सबसे प्राइमरी क्या एग्रीकल्चर को माना जाता है। तो एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हम बाहर के कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता जैसे टी, कॉफ़ी, ये सब आसाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो हम वहाँ से अरेंज करते हैं। तो ये प्री डिटरमाइंड प्लानिंग की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो कंट्री को कैसे सेटिस्फाई कर सके और कैसे अपने रिसोर्सेज का भी कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। After this, economic objectives are determined and efforts are made to obtain the target by using available resources. अब जैसे कोई चीज़ हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बाहर कम होती है, तो हम उसको ज़्यादा पैसों में बाहर बेचते हैं और हम अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। मेन हमारा उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ये इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आ जाता है। Next topic is planning in India and aims of planning. In India, the national leader and experts emphasized on the need of construction of the nation before achieving independence. इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले कई तरह की प्लानिंग की गई थी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स द्वारा ये प्लानिंग की गई थी। और मेन इनका उद्देश्य क्या था प्लानिंग को लेकर, इन लोगों ने सोचा था 5 ईयर प्लान्स करके चलेंगे। 5 ईयर प्लानिंग करेंगे, उसमें 5 साल में जो भी होगा वही किया, जो प्लान किया जाएगा वही 5 ईयर इम्प्लीमेंट होगा। तो मेन इनका उद्देश्य था कि डेवलप करना, टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट करना, सेल्फ डिपेंड होना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होना, सेल्फ डिपेंड होना। टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक को स्टेबल करना, जैसे पुअर और रिच के बीच में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंडिया में पुअर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और रिच कम हो रहे हैं, तो ऐसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। टू इंश्योर सोशल वेलफेयर करना मतलब कई तरह के आश्रम बनाना, वृद्ध आश्रम और जो भी अपाहिजों का आश्रम, कई तरह के आश्रम बनाना और उनको हेल्प करना, फाइनेंशियली हेल्प करना। टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमें जस्टिस मतलब जस्टिस बोले तो इंसाफ, हमें सबके लिए इंसाफ करना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पुअर्स एंड रिच, बिटवीन कास्ट, रिलीजन, ऐसे रिलीजन को लेकर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। जैसे जॉब्स, अगर हिंदू कम्युनिटी है तो वो हिंदू को प्रेफर करे, मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम को प्रेफर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जस्टिस होना चाहिए। सोशल जस्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पॉलिटिक्स में जैसे कोई हिंदू आ जाता है तो वो हिंदू लोगों को प्रेफर करता है, मुस्लिम को प्रेफर करता है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खो देता है। तो हमें जस्टिस, हमें सबको एक साथ समानता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ करना, टू इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी रेडिकेशन एक्सेट्रा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करना। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कई तरह की योजनाएं निकाली हैं,
तो ये इनका मेन उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ताकि गरीबी हमारी कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गरीबी कम होगी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करना। टू इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले उसके लिए मेन सबसे पहले मोटो क्या है? स्टडी करना। अगर इंसान एजुकेटेड होगा तो उसको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो वो कमाएगा, एंड कमाएगा तो वो अच्छी लग्जरी लाइफ जिएगा, जिससे उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी। तो ये एक साइकिल होती है। साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग। तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन अ पर्सन विल बी अनएम्प्लॉयड, वर्थलेस हो जाता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। बिना एजुकेशन के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो आप बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी हिसाब किताब आना चाहिए। नेक्स्ट, पॉवर्टी इरेडिकेशन एक्सेट्रा। पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब गरीबी को दूर भगाना। इरेडिकेशन दूर भगाना। गरीबी को दूर हम कैसे भगा सकते हैं? सेम एज जो हमने 7th पॉइंट में पढ़ा कि हमें एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी हमें जॉब मिलेगी और तभी हम कमाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वेरियस 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।